तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं भाई? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। अब केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे क्या क्या, थोड़ा सा हम उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हमारा पार्ट हो जाएगा दैट इज़ अवर इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी कि इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम लोग यहाँ बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। सेकंड जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ऑर्बिटल्स की, कि ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं भाई, कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तीसरा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की, ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसे कर रहे हैं। फिर हम लोग इसके अंदर पढ़ लेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग ड्रैगो मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ड्रैगो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है। और बॉन्ड एंगल कंपैरिजन को देखेंगे। बॉन्ड एंगल कंपैरिजन को देखेंगे। और क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग स्टेरिक्स के बारे में, या स्टेरिक नंबर के बारे में। ठीक है, स्टेरिक्स के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। फिर आगे देखें तो यहाँ पे अगले पार्ट में हम लोग देख लेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी के अंदर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। सेकंड, इसमें हम लोग देख लेंगे बैक बॉन्डिंग। ये अलग अलग फेज़ के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि अलग अलग फेज़ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। थर्ड, आप देखेंगे यहाँ हम लोग पढ़ लेंगे फजान रूल, जो अभी मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, फजान रूल के बारे में। ठीक है। और पढ़ेंगे हम लोग डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट। और साथ ही साथ हम लोग अगले फेज़ में जब एंटर करेंगे, तब वहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे एमओटी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ लेंगे, एमओटी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले दिमाग में आता है केमिकल बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही हम लोग बात कर लेते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन यही आना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। पहला क्वेश्चन भाई, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, या नॉर्मली आप बोल सकते हैं एक बॉन्ड होता क्या है। ठीक, इसके आंसर में, जवाब में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ज़रा। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स होती है जो दो एटम को साथ में जोड़ के रखती है, जिससे हमें एक मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। कैसा, क्या लिख सकते हैं, अ केमिकल बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सॉरी, अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स, chemical bond is a force that holds two atom together, two atom together to form a molecule। अगर हमें मॉलिक्यूल बनाना है तो हमें दो एटम को जो है, जो सिमिलर स्पीशी होंगी, उनको आपस में जोड़ के रखना पड़ेगा। और ये जोड़ने की जो फोर्स होगी, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर अपन बोल दें, ये जो दो एटम के बीच में लग रही होगी, यही कहलाएगा आपका बॉन्ड। क्या हो गया केमिकल बॉन्ड का मतलब, अ केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स दैट होल्ड टू एटम टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो ये है कि केमिकल बॉन्ड कैसे बना। ठीक है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है।
ठीक है। अब फिर ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, मैं लिख लेता हूँ। वाई अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, मतलब बनता क्यों, केमिकल बॉन्ड यहाँ पे बनता क्यों। इसका भी आप सिंपल सादा सॉल्यूशन आप यहाँ पे लिखेंगे, उसका मैं आपको बता देता हूँ क्यों बनता है। एक केमिकल बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि हर एक इंडिविजुअल एटम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको लो कर दिया जाए। देखो, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अनस्टेबिलिटी फील करेगा। हर एक एटम चाहता है कि वो स्टेबिलिटी फील करे, एक स्टेबल एनवायरनमेंट में रहे, और वही स्टेबिलिटी की वजह से वो क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। एक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी भी एक इंडिविजुअल एटम की, वो चाहता है वो लो ही रहे, जिसकी वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, उसका जो एनवायरनमेंट है वो स्टेबल बना रहे। तो एक केमिकल बॉन्ड बनाने का रीज़न यही होता है किसी एक एटम के पास में, कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लोअर रख सके। तो आंसर में आप लिख सकते हैं अ केमिकल बॉन्ड, अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, chemical bond is formed to lower the potential energy of energy of individual atom। कोई भी एक इंडिविजुअल एटम है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लो करने के लिए वहाँ पे फॉर्म बॉन्ड जो है वो बनाता है। अब देखिए, ये तो हो गई हमारी केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड की बात हो गई। अभी जो बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे, जो बॉन्ड बने, जो हमारा मॉलिक्यूल बना, अब ये मॉलिक्यूल जो है कुछ रूल्स को फॉलो करता है। वहीं पे एक रूल की हम लोग बात करेंगे, वो रूल कहलाता है भाई ऑक्टेट रूल। क्या कहलाता है? ऑक्टेट रूल। तो हेडिंग डालिएगा भैया, ये थोड़ा सा ज़रूरी होता है पढ़ना। इसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कुछ कन्फ्यूजन्स आपके दिमाग में रह जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कुछ भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहे। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, या अगर अपन ऐसा कहते हैं कि मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल फॉलो क्यों करते हैं, और उसका ऑक्टेट रूल होता क्या है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्टेट रूल तभी फॉलो करते हैं जब उन मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम जो है, जो मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम है, वो सराउंडेड हो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। यानी कि जो सेंट्रल एटम होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी एक जो आपका कंपाउंड है, उसके अंदर आपका जो सेंट्रल एटम होगा, उस सेंट्रल एटम के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन्स या 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखिए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप लोग ऑक्टेट रूल में लिखेंगे मॉलिक्यूल्स will obey octet rule octet rule if central atom is surrounded by 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सेंट्रल एटम जो है वो घिरा होना चाहिए। तो देखिए, इनका कहने का मतलब क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उस एग्जांपल से आप इस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करना। मैं ले रहा हूँ भाई एक CH4 का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मैंने CH4 ले लिया, और ये रहा मेरा सेंट्रल एटम कार्बन। ठीक है, अब ये जो कार्बन है इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स में ऐसे करके शो कर देता हूँ आपके सामने। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास सामने मैंने शो कर दिए। इसी के साथ में मेरे पास में जो हाइड्रोजन है उनको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये जो मेरे हाइड्रोजन हैं मैंने इनको भी यहाँ पे रख दिया है, और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये किसके हो गए? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर मैं देखूँ तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये दो, सॉरी, ये जो दो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स और ये दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी दो इलेक्ट्रॉन्स, ये भी दो इलेक्ट्रॉन्स, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स। आप देखेंगे ये जो सेंट्रल एटम मेरे पास कार्बन है, ये सराउंडेड कितने कितने
इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। आप खुद नोटिस कीजिए, ये जो सेंट्रल एटम है ये सराउंडेड है, सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन से, या अगर अपन बोले 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये सराउंडेड है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि CH4 जो है ये फॉलो करता है किसको, ऑक्टेट रूल को। ऑक्टेट का मतलब ही 8 होता है भाई, है ना। ऑक्ट का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। वहीं एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ, एक और एग्जाम्पल आप लीजिएगा, और वो एग्जाम्पल हमारे पास में है, लेट्स से NH3। ठीक है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन को मैंने रख लिया सेंटर में। अब नाइट्रोजन सेंटर में रखा है, तो आप नोटिस करें कि ये तो हो गए मेरे पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के, जो पी सब शेल में आपको देखने को मिलते हैं। और ये हो गया आपका एक लोन पेयर। ये क्या हो गया आपका एक लोन पेयर, जो कि नाइट्रोजन पे आप मोस्टली देखते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं इसके साथ में हाइड्रोजन को ऐड कर देता हूँ, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब आप देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 6 हो गए ये वाले, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, और बाकी ये 2। टोटल कितने हो गए भाई, सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा, फॉलोज द ऑक्टेट रूल। ठीक है, इसी के साथ में एक और एग्जांपल देखिए। यहाँ पे मैंने NH3 की बात की ना, तो यहीं पे मैं एक और बात कर लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ आपको NH4, NH4 पॉजिटिव। अब NH4 पॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात ये क्या रहेगी हमारे पास में कि, कहाँ गया, ठीक है, ये रहा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ये मैंने 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 यहाँ बना दिए भाई। एक जो है मैंने यहाँ बना दिया, एक पॉजिटिव का चार्ज इसको दे दिया। ठीक है, और 4 हाइड्रोजन में बना देता हूँ। एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। तो आप नोटिस करो कि हमारे पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 2 हो गए, और ये 2 हो गए। कितने हो गए टोटली, सराउंडेड बाय 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये भी फॉलो करेगा ऑक्टेट रूल। ठीक, एक एग्जांपल और देखिए इसी के साथ में। ये मेरे पास में है ClF2 पॉजिटिव, ClF2 पॉजिटिव। ये मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूँ क्लोरीन का, तो ये क्लोरीन हो गया हमारे लिए सेंट्रल एटम। अब क्लोरीन के पास में आखिरी जो आपका जो वैलेंस शेल होगा, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि भाई देखो, 2 तो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये, एक इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया यहाँ, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा एक पॉजिटिव का चार्ज, और वहीं यहाँ पे मैं आपको फ्लोरीन के साथ में इसकी बॉन्डिंग कर देता हूँ भाई। ये हो गया फ्लोरीन, ये हो गया फ्लोरीन। तो ये तो इसके हो गए लोन पेयर भाई, यहाँ पे ये तो क्या हो गया, इसके लोन पेयर हो गए। और ये बॉन्ड बनाया गया यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल मिला के कितने हुए, ये हो गए 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। एक एग्जांपल आपको वो छोटा सा दे देता हूँ मैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ ClF3 बनाइए, क्या बनाइए, ClF3। तो अब ClF3 के केस में जो है ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। ClF3 के केस में क्या गड़बड़ हो जाती है, आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे। देखिए, ये मैंने बनाया Cl, और ये बनाया मैंने इसके 2 लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर मैंने यहाँ पे बना दिए। इसी के साथ में ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, और ये फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन। अब आप नोटिस करो सराउंडेड कितने हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, और 2 ये हो गए, 2 ये वाले, और 2 ये वाले। टोटल मिला के कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये क्या करेगा, ऑक्टेट रूल फॉलो
नहीं करने वाला, ClF3 जो है वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि ClF3 ने ही जो है फॉलो नहीं किया, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, देयर आर सम मॉलिक्यूल्स which do not follows which do not follows octet rule which do not follows octet रूल। अब ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, यहाँ पे हम लोग ना दो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, दो तरीके के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। पहला जो मॉलिक्यूल आता है मेरे पास में, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, और दूसरा जो आता है मेरे पास में वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच। क्या होता है वो? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच क्या भला है, थोड़ा सा आप और समझिए इसको। अगर मैं आपसे बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि इसको मैं एक और नाम से बोल सकता हूँ, ये हो गया आपका हाइपोवैलेंट। कैसा हो गया? हाइपोवैलेंट स्पीशी हो गई। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला था, ये कैसी स्पीशी हो गई? ये हो गई आपकी हाइपर वैलेंट स्पीशी। कैसी हो गई? हाइपर वैलेंट स्पीशी हो गई। ठीक है, हाइपोवैलेंट और हाइपर वैलेंट स्पीशी मैंने आपको बता दिया। हाइपोवैलेंट मतलब जिसके अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और हाइपर वैलेंट स्पीशी जिसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आगे समझ में आपको इतना क्लियर हो गया? देखिए, ये जो हाइपोवैलेंट स्पीशी होती है, हाइपोवैलेंट स्पीशी को आप ये कह सकते हैं, दीज स्पीशीज इन विच जो सेंट्रल एटम होता है, इन विच सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय लेस देन लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो सेंट्रल एटम होता है वो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन या उससे कम, सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे सेंट्रल एटम के अराउंड। वहीं अगर अपन लोग हाइपर वैलेंट स्पीशी की बात करते हैं, तो ऐसी स्पीशी जिनके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो सराउंडेड होता है 8 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दी स्पीशीज these species in which central atom surrounded by more than 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, हाइपर वैलेंट स्पीशी के अंदर ऐसी स्पीशीज जिनके सेंट्रल एटम जो हैं वो 8 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए होते हैं। तो देखिए, चलिए इनके एग्जाम्पल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। हमारे पास में जो एग्जाम्पल है किसके लिए? हाइपोवैलेंट के लिए। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बी एफ थ्री मॉलिक्यूल ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोरॉन रखा। बोरॉन जो है हमारा सेंट्रल एटम हो गया। इसके बाहर मैं आपसे बोलूँगा कि ये फ्लोरीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आप देखने को मिलेंगे। ये फ्लोरीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये फ्लोरीन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? सराउंडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स भाई? 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सराउंड कर रहे हैं, यानी कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, वहीं अगर अपन देखें एक हाइपर वैलेंट स्पीशी को, तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये है मेरे लिए XeF2। XeF2 का मैं एग्जांपल लेता हूँ। Xe जो है मेरा सेंट्रल एटम हो गया। ठीक है, Xe हो गया मेरा सेंट्रल एटम। वहीं अगर मैं बात करता हूँ तो इस Xe के पास में ये 3 लोन पेयर्स तो आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। Xe क्या है? नोबल गैस है भाई, जेनॉन है।
ठीक है, ये 3 लोन पेयर जो है आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिल जाएंगे। और जो F2 हैं यानी कि 2 F जो हैं वो कुछ ऐसे करके बॉन्ड यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, F जो है यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि इनके अंदर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। टोटल मिला के सराउंडेड कितने हुए, सराउंडेड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स। देखो 8 से ज़्यादा होगा ना, सराउंडेड बाय 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है यानी कि हाइपर वैलेंट स्पीशी, और ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेंगी। ठीक है, डू नॉट फॉलो द ऑक्टेट रूल। हाइपर वैलेंट स्पीशी के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास में हो गया SF4 हो गया, क्या हो गया, SF4, PCl5, XCF4। ये कैसी होती हैं, ये सारी की सारी हाइपर वैलेंट स्पीशी होती है। अब देखिए क्या कंडीशन होती है हाइपर वैलेंट स्पीशी की। हाइपर वैलेंट स्पीशी की कंडीशन कौन कौन सी होती है, हम उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे, कंडीशन फॉर, कंडीशन फॉर हाइपर वैलेंट, हाइपर वैलेंट स्पीशीज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, अपन लोगों को इतनी जल्दी नहीं करनी है, हमको बिल्कुल शांति से आराम से इस चीज़ को समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, अब कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो पहली कंडीशन जो मेरे सामने आती है वो ये कहलाती है, पहली कंडीशन होती है अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कि मॉलिक्यूल में वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब देखिए अगर मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करता हूँ, ये मेरे पास है NCl5 और एक है यहाँ पे PCl5। ठीक है, NCl5 और PCl5 मैंने यहाँ पे ले रखा है। तो आप एक चीज़ बताइए मुझे, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है क्या इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ये हम कहेंगे कि नहीं भाई, इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, यानी कि नाइट्रोजन डू नॉट हैव, do not have vacant d ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं आपके सामने लिखूं तो ये हो जाएगा आपका 2s2 2p3। ठीक है, देखिएगा ज़रा ध्यान से, ये हो गया 2s2 ना, तो मैं इसके जो ऑर्बिटल इसको मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से। ये मैंने इसका ऑर्बिटल ऐसे ड्रॉ किया है और इनके अंदर मैं इलेक्ट्रॉन को फिल करता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखेंगे जब मैं इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास में आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कुछ इस तरीके से जो बॉन्डिंग स्टेट में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो NCl5 हमने बनाया है ये कैसे बन रहा है। बॉन्डिंग स्टेट में आप देखिएगा NCl3 अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, NCl5 जो है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि NCl5 सॉरी नाइट्रोजन जो है उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट डी ऑर्बिटल होता, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता तो हम उसके अंदर जो है 5 NCl5 यानी कि जो 5 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपस में जोड़ देते हैं। अगर आप इसको नोटिस करेंगे यहाँ पे आप देखें, ये जो मैंने ऑर्बिटल लोब बनाए हुए हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इनके अंदर होंगे। तो इनके साथ में तो Cl जो है बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेगा, ये क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर लेगा। और ये वाला जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, NCl3 ही फॉर्म हो रहा है, NCl5 जो है पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर मैं PCl5 की बात करता हूँ तो PCl5 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कहता है, वो कहता है 3s2 3p3 3d0, यानी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉस्फोरस के पास में प्रेजेंट होता है। तो ये ऑर्बिटल मैं इनके लिए बना देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ऑर्बिटल मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। ठीक है, ये ऑर्बिटल मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब मैं आपसे बोलूँ कि इनकी अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाऊँ तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से बनेगा।
और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वो कुछ इस तरीके से Cl के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से पांचों Cl यहाँ पे जो है बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। अब पांचों Cl जो है वो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए PaCl5 जो है वो एग्जिस्ट करेगा। NCl5 वहाँ पे हमें एग्जिस्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इतनी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगी और NCl5 जो है नहीं बन पाएगा कंपैरेटिवली टू PCl5, जिसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे जो है बॉन्ड फॉर्मेशन इजी रहेगा। Cl5 जो रहेगा वो बहुत अच्छे से वहाँ पे बॉन्ड को फॉर्म कर पाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है कि जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेशन डी की वजह से ही कर रहा है, वो ऐसे नॉर्मली पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। तो इसी के बेस पे मैं आपको और समझा देता हूँ कि PCl5 ही क्यों बना है, NCl5 भी तो बन सकता था। देखिए कुछ रीजन होते हैं। तो इसके अंदर आप देखिए वैकेंट डी ऑर्बिटल ही होना काफ़ी नहीं है, दूसरी जो पॉसिबिलिटी हमारे पास में आती है, सेकंड जो है वो आप देखिए कि पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी होता है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल या वैकेंट ऑर्बिटल लिख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे एग्जांपल लेंगे भाई sp3d का। ठीक है, अगर साइड एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो ही यहाँ पे हमारे पास में ये जो PCl5 बना ये बन पाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा साइड एटम जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो ये यहाँ पे जो है वैकेंट डी ऑर्बिटल, आप इस चीज़ समझिए थोड़ा सा कि एग्जाम्पल लीजिए पहले, फिर मैं समझाता हूँ। देखो ये हो गया PH5, मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल PCl5 जो अभी अपन ने लिया, ये ले लेता हूँ मैं PF5। अगर साइड एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है, अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ही डी ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है वो मैं आपको बताऊं। देखो PH5 के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। PCl5 में कर जाएगा, PF5 में कर जाएगा, इनके अंदर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, जो एनर्जी गैप होता है, जो एनर्जी गैप होता है वो ज़्यादा होता है S और D में। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है एनर्जी गैप को। आप देखिए, देखो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जो फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस ही हमने लिया है, फॉस्फोरस के जो और जो ऑर्बिटल हैं एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल, इनके बीच में ये एनर्जी गैप है। क्या है ये? एनर्जी गैप है। लेकिन अगर हम लोग फॉस्फोरस को एच के साथ में देखते हैं, किसके साथ में देखेंगे भाई, एच के साथ में देखते हैं, तो ये जो गैप है ये थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी गैप is more in S and D, so we have to so we have to reduce we have to reduce the energy gap। ये जो एनर्जी गैप आपको देखने को मिल रहा है वो हाइड्रोजन की वजह से। अगर साइड एटम जो है, अगर साइड एटम जो है, व्हेन साइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब आपको ये दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। जब साइड एटम जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम होगा, जिसकी वजह से बॉन्डिंग जो है वो अच्छी पॉसिबल हो पाएगी। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर हाइड्रोजन के साथ आप करने की देखेंगे तो एस और डी के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा है। अगर साइड एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ही वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो आप यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं, PH5 के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज
वैकेंट d orbital, because vacant d orbital of phosphorus do not participate. ठीक है, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल जो है फॉस्फोरस का, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है उसका भी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एस सबशेल है और डी सबशेल है, इनके बीच का एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है गैप अगर रिड्यूस नहीं करेंगे तो डी ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। वहीं अगर अपन PCl5 को देखें और PF5 को देखें, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एस और डी के बीच में। यहाँ पे आपको जो गैप है वो लो देखने को मिलेगा, और लो गैप की वजह से यहाँ पे डी सबशेल का जो है पार्टिसिपेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी के साथ में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस को आप फ्लोरीन के साथ में देखेंगे, तो यहाँ पे जो एनर्जी डिस्टेंस होगा, जो एनर्जी गैप होगा एस और डी ऑर्बिटल के बीच में, ये लेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो साइड एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे जो एनर्जी डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है एस और डी का, एनर्जी गैप जो हमें देखने को मिल रहा है वो बहुत कम देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बोलता हूँ, मान लीजिए सल्फर में लेता हूँ, SF6 में बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं साथ में बनाता हूँ SH6। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में से फॉर्मेशन किसका होगा, SF6 का होगा या SH6 का होगा। तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि सल्फर के जो सेंट्रल एटम है उसके साइड एटम जो हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। यहाँ पे S और D का जो एनर्जी गैप है वो कम है कंपैरेटिवली टू यहाँ के, जिसकी वजह से SF6 जो है वो फॉर्मेशन पॉसिबल कर पाएगा, और SH6 जो है वो पॉसिबल नहीं कर पाएगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि जो जेनॉन होता है, जो जेनॉन, जो नोबल गैस जो आप देखते हैं, वो जनरली जो कंपाउंड फॉर्म करती है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में फॉर्म करती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, एट्सेट्रा। एक आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख क्या सकते हैं, नोट डाल लीजिएगा, नोट डालेंगे और नोट में लिखेंगे जेनॉन, xenon generally xenon generally form compounds with more electronegative elements, like oxygen and fluorine। और इसके साथ में आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखिएगा, XeO4 बनाया जेनॉन ऑक्साइड, ठीक है, XeO4 बनाया, O4 बनाया, XeF4 बनाया। ठीक है, और भी एग्जांपल आप देखें, XeO2F2 फॉर्म होता है। एक और एग्जांपल XeOF4 फॉर्म होता है। और अगर अपन चले तो XeF6 भी फॉर्म होता है, XeO3F2 भी यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ठीक है, देखा आपने कि क्यों यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल की नीड पड़ी। सबसे पहले अगर अपन देखें, देखो हाइपर वैलेंट स्पीशी अगर आपको बनानी है, तो हाइपर वैलेंट स्पीशी के लिए हमारे पास में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने क्या देखा कि कौन कौन सी कंडीशंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी कंडीशन, पहली तो देखो अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। नाइट्रोजन में अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए वहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पाया, लेकिन फॉर्मेशन फॉस्फोरस के साथ में हो गया। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल ही प्रेजेंट हो। डी ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट भी है, तो आपका जो सेंट्रल एटम के साथ में जुड़े हुए साइड एटम हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। अगर वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, तो एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और वहीं अपन देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आपका साइड वाला एटम जो है, साइड एटम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एस ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्डिंग जो है वहाँ पे पॉसिबल हो पाएगी, और डी ऑर्बिटल जो है
वो पार्टिसिपेट कर लेगा उस बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि जेनॉन जो है वो जनरली ऐसे कंपाउंड्स के साथ में फॉर्म होता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से बने हो, यानी कि जेनॉन जो है वो ज़्यादा ऐसे कंपाउंड फॉर्म करता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, उसके एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दे दी। अब चलिए एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, इसके बाद में मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। मैं आपसे बात करता हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी की। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसके अंदर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती क्या है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में आप लिखेंगे दोज स्पीशीज, दो स्पीशीज इन विच, दो स्पीशीज इन विच, या अगर कहें दो स्पीशीज हैव, इन विच मत लिखिए, दो स्पीशीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखिए एग्जांपल देखिएगा, ये मैंने बनाया BN मॉलिक्यूल और बनाया आपका CO2 पॉजिटिव का मॉलिक्यूल, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। अगर BN की मैं बात करता हूँ तो बोरॉन के पास में भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, बोरॉन्स के पास होते हैं कितने, 5। बोरॉन के पास कितने हो गए, 5 हो गए। नाइट्रोजन के पास कितने हो गए टोटल, 7। टोटल कितने हो गए भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। वहीं अगर मैं CO2 पॉजिटिव की बात करता हूँ तो कार्बन के पास कितने हो गए भाई, 6 हो गए। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ कितने हो गए भाई, 8 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, सॉरी यहाँ पे कितना है, 10 नहीं है सॉरी, 12 इलेक्ट्रॉन्स। और ये कितने हो गए, ये भी 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई भाई आपके दिमाग में, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, तो ये था आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का टॉपिक, और ये यहीं पे मैं समाप्त करूँगा। ऐसी बहुत सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आप बना सकते हैं, ट्राई कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे भाई ऑर्बिटल्स के बारे में, कि ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, कैसी कैसी चीज़ें उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी, सारी चीज़ें मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा, ठीक है। इसमें पुरानी वीडियोस का भी कुछ टॉपिक होगा, जैसे शील्डिंग इफेक्ट या पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, तो उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।